हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी चैप्टर 1। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटीज़ को शुरू करेंगे तो हमारा फोकस मेन जो रहेगा ना वो बीपीएससी टीआरई को लेकर के रहेगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के हमारा फोकस रहेगा। मैंने सारी चीज़ें बता दिया था, हम लोग जीएस को कवर करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप देख लेना। मैं यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। बस इतना बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे ना उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये पहला चैप्टर है हमारे पास ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, चैप्टर 1 है। इसके एमसीक्यूज़ हम लोग इसके बाद जस्ट करना शुरू करेंगे। और एनसीईआरटीज़ को बेसिकली हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग। और आप देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसको आप याद किस तरह से कर सकते हैं। अलग अलग ट्रिक के थ्रू, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पैराग्राफ में देखेंगे ना, मैं सब कुछ रीड करके आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिख नहीं रहा है। तो इसमें सिर्फ मैं सिंपल सी बातें बता देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जब आप नाइट स्काई में देखेंगे अलग अलग चीज़ें आपको चमकती हुई, कुछ ट्विंकल करती हुई, यानी कि टिमटिमाती हुई, कुछ भी ना टिमटिमाई हुई, अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये सब चीज़ें कह रहे हैं, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम लोग स्किप करते हैं, बाकी यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहे कि अलॉन्ग विद दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी ऑल्सो द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब होता क्या है कि आप मून को देखते हैं ना स्काई में, जब आप देखेंगे रात को नाइट स्काई में, तो मून आपको हमेशा नहीं दिखेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द डेज यूज़ किया है। अब ये डिफरेंट साइज़ में भी अपेयर होता है आपके पास, अलग अलग शेप में, अलग अलग पोजीशन में अपेयर होता है। आपको एक ही जगह सेम साइज़ का, सेम शेप का हमेशा मून नहीं दिख जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ, मतलब एक महीने में, लगभग महीने में हम लोग एक बार ही मून को देख पाते हैं। और आप एक देखेंगे कि एक बार क्या पूरा चांद दिखेगा आपको, गोल सा, इस तरह से अगर मैं कुछ कहूँ, कुछ इस तरह से आपको चांद देखने को मिलता है। इसको मैं फिल कर दूँगा, ठीक है, गोल सा दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फुल मून। ठीक है, फुल मून का दूसरा नाम पूर्णिमा है, आपको ये ध्यान रखना है। एक तो नोट करने की ये चीज़ है कि फुल मून का दूसरा नाम क्या है, पूर्णिमा नाम है। और इसमें आपको मून का साइज़ क्या होता है, तो आपको पूरा का पूरा मून दिखता है, इसलिए इसका नाम फुल मून है, पूर्णिमा है। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं आप अ फोर्टनाइट लेटर, यानी एक रात के बाद आप जब देखेंगे, फुल मून के बाद जब आप देखेंगे, तो उसको बोलते हैं, उस नाइट को हम लोग न्यू मून नाइट। ध्यान रखना, फुल मून के बाद जो नाइट होता है न्यू मून नाइट है वो। न्यू मून नाइट में आपको लगेगा कि नहीं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमावस्या। तो ये एक टर्म है, याद रखना आपको कि न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। इसमें आपको क्या लगेगा कि भाई चांद, मुझे नया चांद देखने को मिलेगा, छोटा सा शेप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मून डिसअपेयर्स, मतलब कि यहाँ पे आपको मून देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी कि फुल मून डे में पूरा का पूरा चांद हमें दिखता है, गोल सा, बॉल सा, और न्यू मून में हमें चांद नहीं दिखता है। फुल मून को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, न्यू मून नाइट को हम लोग कहते हैं अमावस्या। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। तो इस दिन हमारा क्या होता है, अमावस्या के दिन क्लियर नाइट होता है, बिल्कुल साफ आसमान हमें देखने को मिलता है, पूरा स्काई। ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाई कांट वी सी मून एंड ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब हम लोग बात करेंगे, बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपके सवाल आ सकते हैं जहन में, हालांकि 6th क्लास की ज्योग्राफी, तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आपके जहन में सवाल आ सकता है ना कि दिन में हमें क्यों नहीं दिखता है, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो इतनी होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ अभी आगे हम लोग बात करेंगे, ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखता है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ सन वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द स्काई और ब्राइट स्काई। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि बहुत जो हमारी सन की जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें नहीं दिखती है। ठीक है, मतलब वो लाइट इतनी ब्राइट है कि वो पूरा उजाला कर देता है, तो बाकी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब करें द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सन, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए आप सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई है ना, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हमारा अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है। ध्यान रखना, अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है या नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है, पृथ्वी सेलेस्टियल बॉडी का ही पार्ट है, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट्स, सन, मून, सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ में आती हैं, मतलब सारे के सारे प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी में है।
जबकि यहाँ इस तरह से मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल आता है तो आपको करना है कि हाँ अर्थ हमारे सेलेस्टियल बॉडी में आता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या कहते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगी जो बहुत बड़े साइज़ का और बहुत हॉट होगा, जिसकी गर्मी अपने आप में बहुत ज़्यादा होगी। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, बेसिकली स्टार का डेफिनेशन हमें बता रहा है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड एज स्टार्स। सन एक स्टार है, आपको पता है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है ना, जिसकी जो बहुत बड़े साइज़ की होती है, ऐसा कई डेफिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ वेरी बिग इन साइज, विच हैज़ देयर ओन हीट एंड लाइट एंड विच इज़ मेड अप ऑफ गैसेज, तो आपको कहना है कि दीज आर कॉल्ड एज स्टार्स। यानी स्टार्स क्या होते हैं, वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो बहुत बड़ी, बहुत गर्मी देने वाला, मतलब बहुत हीट इमिट करने वाली चीज़ होती है, जो कि गैसेस से बनी होती है। किस चीज़ से बनी थी आपको ध्यान रखना, गैसेस से बनी होती है, और उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। जैसे कि हम मून की बात करें, उसके पास सन की लाइट होती है, हम अर्थ की बात करें, अदर प्लेनेट की बात करें तो उसके पास स्टार की लाइट होती है, यानी कि सन, लेकिन स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डो नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। अब सन की तरह बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स हैं, लेकिन उसकी हीट और लाइट हमें फील नहीं होती, बिकॉज दे आर वेरी फार, वो हमसे बहुत दूर है और कोई बात नहीं है। तो इस पेज में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी है वो ये है कि फुल मून डे के दिन पूरा का पूरा चांद दिखता है, पूर्णिमा कहते हैं, न्यू मून डे के दिन और चांद हमें नहीं दिखता है, द मून कंप्लीटली डिसअपियर्स ऑन न्यू मून नाइट, ठीक है, उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ का डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसके साथ साथ सारे के सारे प्लेनेट, सन, मून और जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरियल्स हैं, ये सब हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाएंगे, और स्टार भी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना इस पेज में। और कुछ देख ले तो नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि अलग अलग पैटर्न्स हमें दिखते हैं, हम स्काई में देखेंगे ना, अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं हमें दिखता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब आप दूर से देखेंगे ना, कोई भी बड़ी चीज़ छोटी दिखती है, जितनी आप करीब आते जाएंगे, जितनी उसके नज़दीक आते जाएंगे, नियर अबाउट होंगे, तो वो चीज़ें बड़ी दिखती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट में एरोप्लेन भी आप देखते हैं ना, वो बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन इतनी छोटी तो होती नहीं है, आपको भी पता है। कई लोग, मतलब सैकड़ों लोग होते हैं उसमें, 100, 150, 200, ज़्यादा भी, ठीक है, तो लेकिन वो बहुत छोटी सी दिखती है। वाइल वॉचिंग एट नाइट स्काई यू विल नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशन बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक साथ मिल करके अलग अलग पैटर्न्स बना देते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कुछ बहुत वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अर्सा मेजर है, बिग बेयर है, इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। अब एक जो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं आप नाइट स्काई में, वो है हमारा सप्तऋषि। अब इसका मीनिंग हमें ध्यान रखना, सप्ताह मीन्स 7, सप्ताह हम लोग कई बार बोलते हैं ना, 7 दिन को एक सप्ताह या हफ्ता जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो सप्ताह में 7 और ऋषि मतलब सेजेस होता है, प्रेस्ट, यानी कि साधु संत जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये बहुत रिकॉग्निजेबल है। तो इन सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने कहाँ किया था, हाँ 7 सेजेस तक किया था। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है। अब ये 7 स्टारों का ग्रुप है, 7 स्टार्स का, इसलिए इसका नाम सप्तऋषि है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है सप्तऋषि, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई। चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अब क्या होता है कि पहले ज़माने में, जो आजकल तो अलग अलग डिवाइसेस हैं, हम लोग डिस्टेंस को, डायरेक्शन को, टाइम को पता करते हैं। पहले ज़माने में नेचुरल चीज़ों के थ्रू हमें टाइम का, डिस्टेंस का, डायरेक्शन का पता चलता था। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। रात को डायरेक्शन का पता करने के लिए हम लोग स्टार का हेल्प लेते थे। तो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक स्टार हमें दिखता है नॉर्थ की तरफ, जिसको हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम पोल स्टार है। ये भी हमें ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, मैंने कई एग्जाम में देखा है कि नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन, तो आपको लिखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन दिस सेम पोजिशन इन द स्काई। ऑब्वियसली बात है, स्काई में हमारे पास सेम ही पोजीशन में होती है। कौन सा पोजीशन? नॉर्थ पोजीशन में, इसलिए इसका नाम नॉर्थ स्टार है, लेकिन इसका नाम पोल स्टार भी है। तो हमें ये चीज़ देखना है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। सप्तर्षि के हेल्प से हम पोल स्टार के
लोकेशन को या पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास सप्तर्षि है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं, और ये हमारा है नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। तो इसको हम लोग लोकेट कर पाते हैं कि ये 2 स्टार के होते हुए इसके थ्रू हमें नज़र आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit by the light of the stars, such bodies are called as planet। अभी मैंने बताया कि हमारे पास सिर्फ स्टार्स की अपनी लाइट होती है, बाकी चीज़ों की अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे कि अर्थ एक प्लेनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये आपने नाम सुना है, ठीक है। ये सन के चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रोटेशन होता है इनका, ठीक है, और रिवॉल्यूशन दोनों अभी बताऊंगा मैं। तो ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। सिंपल सी बात है, प्लेनेट आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज विच डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे आर लिट बाय द लाइट एंड हीट ऑफ स्टार, या फिर हम लोग कह सकते हैं हीट एंड लाइट ऑफ सन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेनेट। इसका डेफिनेशन भी हमें ध्यान रखना है। अब प्लेनेट जो हमारा टर्म है, प्लेनेट जो हमारा वर्ड है, ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लैटिन कह सकते हैं, ग्रीक, जो प्लेनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर का मतलब भटकना, ये WAN है, यानी भटकने वाला। इसका मतलब यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये चारों तरफ भटकते रहते हैं। किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ भटकते रहते हैं, इसलिए इसका नाम प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स जो टर्म आया है वो कहाँ से आया है? ग्रीक टर्म से आया है, प्लैनेटाई। ये भी हमें ध्यान रखना, जिसका मतलब भटकने वाला था, वांडरर्स होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली सन को कहते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, या हम लोग कहेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे आएगा, और ये चीज़ भी कई बार पूछा जाता है कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, या विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं एनर्जी। तो हमें यहाँ पे सन टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स है ना अर्थ में हीट एंड लाइट का, तो हमारा सन ही है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। अब एक सवाल आ सकता है कि विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, तो हम लोग लगाएंगे ऑब्वियसली इट इज सन। सन इज़ आर नियरेस्ट स्टार, दैट्स वाई वी कैन ओनली फील द हीट एंड लाइट और ब्राइटनेस ऑफ द सन ओनली, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल, हमने पीछे भी देखा था कि बाकी स्टार बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें फील नहीं हो पाता, महसूस नहीं हो पाता इसकी हीट लाइट, लेकिन सन का हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इट विल अपेयर शाइनिंग एट द मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ भ्रमण परिक्रमण करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा अर्थ या सारे के सारे प्लेनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जो सैटेलाइट होता है वो प्लेनेट का होता है, वो प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मून अर्थ का एक सैटेलाइट है। इट इज़ आर कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। यानी कि अर्थ का एक कंपेनियन है, यानी कि अर्थ के साथ साथ सूरज के चारों तरफ घूमता है। हम लोग कह सकते हैं अर्थ के पीछे, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स टू गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू। अब बात आती है कि भाई जैसे हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, इसी तरह से अलग अलग और भी प्लैनेट्स हैं, 7 अलग प्लैनेट हैं जो कि हमारे जो कि सन के चारों तरफ घूमती है। और सन के हमारा अर्थ जैसे हीट एंड लाइट लेता है सन से, इसी तरह से सन बाकी के प्लेनेट को भी हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। अगर डिफरेंट में, हाँ इस पेज में है वैसे, वरना मैं बता देता। सबसे पहला क्या है भाई? मरकरी है। अगर यहाँ पे हमारे पास सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो अब नहीं है, 2006 के बाद से प्लूटो को हटा दिया गया, तो नेपच्यून। ये हमारे प्लैनेट्स हैं टोटल, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे। अब सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सवाल ये आता है कई बार कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। इस पेज में हमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला है। एक तो कॉन्स्टेलेशन है इंपॉर्टेंट, सप्ताऋषि है। सप्ताऋषि मतलब कि 7 स्टार का एक ग्रुप है, सप्ता में 7, और ऋषि मतलब सेजेस, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन है, इसको ध्यान रखना है। पोल स्टार का दूसरा नाम नॉर्थ स्टार है। पोल स्टार यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, इसलिए नॉर्थ स्टार नाम है। प्लैनेट्स जो होते हैं ना, प्लैनेट्स हमारे पास सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, हमने देख लिया अभी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये प्लैनेटाई से आया, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब सोलर सिस्टम क्या है? सन है, हमारे सारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और सारे के सारे सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है, ये सब मिलकर के हमारा बनाता है सोलर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं अलग अलग ये दिया, मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स। इसको देखिए, ये जो 4 जो होते हैं ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो 4 होंगे ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आगे आते हैं नेपच्यून,
ये 4 ये हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये इनर प्लैनेट्स हैं 4 और 4 आउटर प्लैनेट, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट होता है जिसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यानी कि सवाल ये आता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। लेकिन याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि 4 प्लैनेट्स के बाद है मरकरी, वीनस, अर्थ, इस मार्स, इसके बाद क्या आता है भाई, एस्ट्रॉयड बेल्ट आएगा, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो 4 प्लैनेट के बाद हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये ध्यान रखना आसान होगा हमारा। यानी कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में जो एक बेल्ट है इसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होपफुली आपको याद रह जाएगी। अब हम लोग सन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। सन के बारे में हम लोग उसे पढ़ चुके हैं। सन इज़ अ स्टार विच हैज़ देयर ओन हीट एंड लाइट। लेकिन सन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो हमारा है सोलर सिस्टम का सेंटर है। देखिए यहाँ पे आप इस पेज में देख रहे होंगे, ये सन है, इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं बाकी के प्लैनेट्स, इसलिए सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। और इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, सारे के सारे स्टार गैस से बने होते हैं। ऑब्वियसली सन एक बहुत बड़ा है, ह्यूज है, और जो है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को अपने तरफ बांधे हुए रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, एक पुलिंग फोर्स अपने तरफ खींच रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अट्रैक्टिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स इसके अंदर है, सन के अंदर, जो कि चारों तरफ इसको खींच रखता है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। मैंने यही कहा था, ये सवाल डायरेक्टली आया था कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, या कई बार आता है कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो आपको लगा ना सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, या फिर सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको ये लगाना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much because despite of being our nearest star, it is far away from us. सन के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत नियरेस्ट है, हमारा नियरेस्ट स्टार, क्योंकि इतने भी नज़दीक नहीं है, डिस्टेंस बहुत है। सब स्टार्स में से कंपैरिजन में सन हमारा नियरेस्ट है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हीट और लाइट फील नहीं होते जितनी इसकी है। हालांकि गर्मियों में आप अगर धूप में खड़ा हो जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी उतना फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कई बार पूछता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो आपको ये देखना है कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर सन का डिस्टेंस है हमसे, अर्थ से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, 150 मिलियन किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमें याद रखना है। ठीक है, अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट्स को याद रखने का तरीका अब हमारे पास है भी, ये एक तो है कि हम डायरेक्टली याद रख लेंगे भाई कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं है, प्लूटो अब तो खैर वो है ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। प्लैनेट में हम लोग नेपच्यून को ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिक एनसीईआरटी में दिया हुआ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट। मैं तो कहूँगा डायरेक्टली याद रख लेना, ध्यान नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ। जिस रास्ते से, मतलब कि आप जानते हो ना कि ये देखो सारे के सारे प्लैनेट, मतलब कि मरकरी का ये रास्ता है तो इसी रास्ते से घूमेगी, कोई अलग रास्ता नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से विनस का ये रास्ता है, अर्थ का ये एक पाथ है, तो इसी पाथ को, इस रास्ते को, जिस रास्ते से प्लेनेट सन के चारों तरफ मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं, इसी रिवॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, यानी इस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। अब मरकरी जो है ना सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ इट्स ऑन इट्स ऑर्बिट। मतलब कि सन के चारों तरफ, यहाँ सन है, इसके चारों तरफ मरकरी को घूमने में, यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आने में 88 डेज लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मरकरी सबसे नज़दीक है तो इसका रास्ता भी छोटा है। इसके बाद वीनस आएगा तो इसका रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से कुछ, यहाँ देखो इस तरह से, और अर्थ आएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब रास्ता बड़ा हो जाएगा, जब वो पाथ, वो ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मरकरी टेक्स शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, रिवॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं अराउंड द सन। तो ये याद रखना है 88 डेज। दिन याद ना भी रखो तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि भाई छोटा सा रास्ता है तो ऑब्वियसली मरकरी को सबसे कम टाइम लगेगा घूमने में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखना राउंड अराउंड द वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन। अब ये सवाल अपने आप में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इस तरह से दे देता हूँ, हमारा जो वीनस है ना, ये ट्विन कहलाता है अर्थ का। यहाँ इस तरह से
Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth. अब ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि Venus जो हमारा है ना, ये वो है, इसका ट्विन सिस्टर है. अब ये क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है. टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 1, एक मिनट यहाँ करो, बीपीएससी टीआरई 1 का आप क्वेश्चन पेपर खोलना 1 to 5 के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. बॉयज़ वाले शिफ्ट में आप देखना कि कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ का ट्विन है. तो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन. तो ये आपको ध्यान रखना कि वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं. ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलना है. अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया था कि भाई अगर आप देखेंगे 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है. प्लूटो इससे पहले स्टार के प्लेनेट के ही इसमें आता था, यानी कि प्लेनेट कहलाता था प्लूटो, लेकिन अब इसको हटा दिया. अब इसको बोला है कि डॉर्फ प्लेनेट है. ये प्लेनेट नहीं है, डॉर्फ प्लेनेट है, ठीक है. टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वाज दी कंसिडर्ड एज प्लेनेट. हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, in a decision taken, Pluto, like other celestial bodies like Ceres 2003, UB313 और डिस्कवर्ड रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड एज डॉर्फ प्लैनेट. यानी कि प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, एक प्लैनेट नहीं कहते हैं इसको. ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. उसके बाद अर्थ के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो अर्थ क्या है, और अर्थ एक थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी हमने जाना है. और अगर अर्थ की हम लोग बात करें ना, तो अर्थ की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज़. ये ध्यान रखना आप, फिफ्थ हो सकता है आगे हम पढ़ें भी. फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज़ के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट है. और अगर नंबर बात करूं तो थर्ड नंबर पे है, यानी कि पहला मरकरी है, मरकरी, वीनस, फिर हमारा अर्थ है, तो अर्थ तीसरे नंबर पे, ठीक है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना. अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट या थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्ज प्लेनेट. आ गया, साइज में पाँचवां लार्ज प्लेनेट है, ठीक है, यानी पहला नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स. अब अर्थ क्या है आप भी जानते हो, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, इस तरह से कुछ बना हुआ है ना. ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट सा है, यानी फ्लैट सा है, और इधर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा दोनों तरफ. तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ये जो है ना, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, दैट इज़ वाई शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड शेप. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. तो अगर आएगा कि अर्थ का शेप किस तरह से, तो आपको ध्यान रखना जियोइड शेप का है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई अर्थ इज़ लाइक इन जियोइड शेप. तो आपको कहना है कि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में स्लाइटली ये फ्लैटेंड है, जिसके वजह से हम लोग अर्थ को कहते हैं कि जियोइड शेप का है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे. वर्ड ओरिजिन है कुछ, एक यहाँ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं. देखें, जियो एक वर्ड है, इसमें लॉजी लगा दिया, मेट्री लगा दिया, ऑइड लगा दिया, ठीक है. जियो एक रूट शब्द है, इसमें लॉजी लगा दिया, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ. लॉजी का मतलब ये होता है स्टडी, लोगस से आया है, ठीक है. और अगर हम लोग देखें मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मतलब मेजरमेंट ऑफ समथिंग. जियो का मतलब है अर्थ, लॉजी लगा दिया तो हो गया क्या, स्टडी ऑफ अर्थ. मेट्री लगा दिया तो हो गया जियोमेट्री, यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ. और अगर हम लोग ऑइड लगा देंगे तो क्या आएगा, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ एंड द फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि समथिंग विच इज हुज शेप इज लाइक अर्थ लाइक, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज जियोइड, ठीक है. ये होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी. चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करें. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ प्रोबेबली फाउंड ऑन ओनली ऑन अर्थ. ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट लाइफ को फेवर नहीं कर रही होती है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. कहाँ पे, कहीं पे अगर वाटर नहीं है तब भी आप नहीं रह सकते हैं, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते हैं. तो अर्थ ही ऐसा अभी तक खोजा हुआ प्लेनेट है जहाँ पे कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, ठीक है. अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है. मॉडरेट जो हमारा एनवायरनमेंट है, मॉडरेट टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ रहते हैं. इट हैज़ वाटर एंड एयर. अर्थ के पास वाटर और एयर है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. बिना वाटर और बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इवन वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट इट. द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस है जो कि अर्थ के पास है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट. अब क्वेश्चन आता है कि वाई अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज यूनिक प्लेनेट. तो हमें कहना है कि भाई अर्थ के पास ना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स है, गैसेज है हमारे पास, ठीक है. तो इसके वजह से हम लोग कहते हैं कि अर्थ हमारा एक यूनिक प्लेनेट है. मतलब कि इस यूनिक क्या होता है भाई, हम लोग कहते हैं वो इंसान यूनिक है, मतलब कि उसके अंदर जो खूबी है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई कुछ भी हो सकता है, वो बाकी के लोगों के अंदर नहीं, इसलिए वो यूनिक है. जैसे हमारा अर्थ है,
अर्थ के पास जो चीज़ें हैं ना वो बाकी के पास नहीं है, इसलिए वो यूनिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सन के बारे में और बता दूं, मैंने नोट कर रखा था। सन को हम लोग येलो स्टार कहते हैं। इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया था, मतलब कि 1 to 5 में। तो सन को हम लोग येलो स्टार कहते हैं, ये आप नोट कर लेना। सन को हम लोग क्या कहते हैं? येलो स्टार कहते हैं। ये आप नोट कर लेना, मैं बीच बीच में क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। अब हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, अर्थ के बारे में क्या कि 3 बातें हुई, अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर कर दूँ। अर्थ में हम लोग देखेंगे ना, 2/3 हमारा वाटर है, 2/3 हमारा वाटर है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ के बारे में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ा, 2-3 फैक्ट पढ़ा। एक तो हम लोग वीनस और अर्थ को ट्विन कहते हैं, ठीक है। हम लोग वीनस और अर्थ को क्या कहते हैं? ट्विन कहते हैं, या फिर अर्थ ट्विन कहेंगे वीनस को। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हमारे अर्थ के पास है, दैट्स वाई इट इज़ यूनिक प्लेनेट। तीसरा मैंने बताया कि ये ब्लू प्लेनेट भी, अर्थ यूनिक प्लेनेट भी है, अर्थ ब्लू प्लेनेट भी है, और अर्थ ट्विन भी है। विनस का विनस ट्विन है अर्थ का, बात वही होगी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मून के बारे में बात करते हैं। मून की अगर हम लोग बात करेंगे इन कंपेरिजन टू अर्थ, तो डायमीटर जो है ना मून का, डायमीटर जो है मून का 1/4 ऑफ अर्थ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अर्थ के डायमीटर का 1/4 मून का है। 1/4 का मतलब होता है अगर अर्थ का 100 डायमीटर होगा तो मून का क्या होगा? 25, ठीक है। यानी कि 4 से अर्थ के डायमीटर को डिवाइड कर देंगे तब जाके मून का डायमीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। अर्थ का जो सैटेलाइट है उसी को हम लोग मून कहते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? जो अर्थ के चारों तरफ घूमे, ठीक है, कंपेनियन बन जाए अर्थ का। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 या 1/4, बात वही है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर प्लेनेट ऑफ द अर्थ एज सेलेस्टियल बॉडीज। अब कहा यह जाता है कि हमें ये बहुत बड़ा सा इसलिए दिखता है कि ये हमें बहुत नज़दीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अब ये डिस्टेंस भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको, ये डिस्टेंस भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे भी याद रख सकते हैं, और मतलब कि अगर अप्रॉक्सीमेटली कई बार पूछता है तो 3 × 10⁸ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। या नहीं, सॉरी, 8 कहाँ से, ये है ना, इसको डायरेक्ट डेटा याद रखेंगे हम लोग। 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आ जाता है माई मिस्टेक, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब ऑब्वियसली बात है, आप कंपेरिजन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना था, 150 मिलियन किलोमीटर था। सन बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखता है, और मून हमारे पास में है इसलिए बड़ा दिखता है, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये भी हमें याद रखना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अभी मैंने कहा था कि हम लोग चांद को महीने में एक बार ही फुल मून देख पाते हैं। दिस इज द रीज़न, यानी कि मून जो मूव करता है ना अर्थ के चारों तरफ, तो ये 27 डेज लेता है। पूरा एक महीना नहीं लेता है, अप्रॉक्स 27 डेज लेता है, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ 27 डेज लेता है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। अब ये उतना ही टाइम लेता है जितना स्पिन में टाइम लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, टू द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, हमें एक साइड दिखता है मून का, इसी वजह से चूँकि ये पूरा सेम टाइम स्पिन का जितना टाइम लेता है अपने एक्सिस पे स्पिन का, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। असल में रोटेशन अपने एक्सिस पे स्पिन का जितना टाइम लेता है उतना रोटेशन का लेता है, ठीक है। यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन सेम लेता है, इसलिए हमें एक साइड मून का दिखता है। होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होगी। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि मून के पास फेवरेबल कंडीशन है कि हम लाइफ वहाँ एग्जिस्ट कर सके। आपको पता है मून में अलग अलग चीज़ें हुई, अलग अलग एक्सपेडिशंस हुए, तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट। मून के पास माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है अर्थ की तरह, लेकिन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स नहीं है। इनके पास गैसेज नहीं है, इनके पास ग्रेविटेशन पूरा अलग सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लाइफ को डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं बताऊँगा। हम क्या जानते हैं कि सनलाइट को हमारे तक पहुंचने में हम कई बार 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड पढ़ते हैं, 8 मिनट 30 सेकंड पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, मेरे ख्याल से पता नहीं किस क्लास में आता, ये तो याद नहीं, लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या करें कि लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 इंटू, इसको ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, 3 × 10⁸, 1 मिनट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
लेकिन अगर कई बार किलोमीटर पर सेकंड पूछता है तो 3 × 10⁵ लगा देंगे हम लोग किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो याद रखना कि हमें पूछ रहा है किलोमीटर में मीटर में, एक तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, येट इवन विद दिस स्पीड लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पे क्या कहा, अबाउट 8 मिनट, तो हमें 8 मिनट ही याद रखना है। अगर 8 मिनट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसके नियर अबाउट लगाएंगे, वरना हमें याद रखना है कि द लाइट ऑफ द सन रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वॉज द फर्स्ट मैन टू step on the surface of the moon on 20th of July 1969, find out whether the Indian has landed on the moon or not। कह कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहला इंसान है जो कि 20 जुलाई 1969 में चांद पे अपना कदम रखा था। आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या कोई ऐसा इंसान है आपके कंट्री से जो कि इंडिया से, यानी कि जो कि मून पे गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। सैटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सैटेलाइट क्या है, बेसिकली एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मूव करती है एक प्लेनेट के अराउंड। अभी मैंने बता दिया था, जैसे कि हमारा चांद है, हमारा मून है, एक सैटेलाइट है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता करना होता है तो हम लोग अपनी सैटेलाइट बना के भेजते हैं, ठीक है। इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट इज़ डिजाइंड बाई साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स for communication. It is carried by rocket and placed in the orbit around the earth. अब देखो, some of the Indian satellite इन द स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ETC। अब इंडियन सैटेलाइट कुछ हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनसैट है हमारे पास, IRS है और एड्यूसैट है। और सैटेलाइट क्या होता है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए स्पेस में भेजते हैं ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तो इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ठीक है। हम लोग एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किस किस के बीच में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये ध्यान रखना है। मार्स और जुपिटर के बीच में हमें पाया था एस्ट्रॉयड। Apart from the stars, planets, satellite, here are some numerous teeny bodies which also move in this around the sun. These bodies are called as asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of view that asteroids are the part of the planet that exploded many years back. अब sorry, ये प्लेनेट का ही पार्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट। बेसिकली ये होता क्या है कि बहुत पहले एक्सप्लोड हुआ होगा तो उसके जो एशेस बचे, उसके राख, उसके जो बड़े बड़े टीले होते हैं वो रॉक्स की तरह टूट करके वो एक बना दिया हमारा एस्ट्रॉयड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग देखते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं होपफुली कि बस फिर ये चैप्टर ख़त्म ही है। मेट्रॉइड्स और थोड़ी सी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मेट्रॉइड्स क्या होता है, हमारा स्मॉल पीस ऑफ द रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड एज मेट्रॉइड्स। ये बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ रॉक है जो कि सन के चारों तरफ घूम रही होती है एक ऑर्बिट में, तो उसको हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब कई बार क्या होता है, ये घूमते घूमते गिरने लग जाता है, अर्थ की तरफ आ जाता है, गिरने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न अप। हम लोग कई कहते हैं ना, टूटता हुआ तारा, जलता हुआ गिरता है, तो ये सब तारा वारा कुछ नहीं होता है, ये सब साइंस है। होता क्या है, एक मेट्रॉइड्स जब सन के चारों तरफ घूम रही होती है तो वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। कई बार जब वो गिरने लगती है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इतने डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस से कोई चीज़ गिरेगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस फ्रिक्शन की वजह से ये हमारे तरफ गिरने लगती है जब, तो ये बर्न हो जाता है, ठीक है, आग लग जाता है इसमें। इट कॉजेज फ्लैश एंड लाइट। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स होलो। अब इतनी भारी चीज़ें कई टन में, क्विंटल में होगा, जब वो हमारे ज़मीन की तरफ गिरने लगे और पूरा बर्न नहीं हो पाएगा, वो बर्न होगा तो एशेस बन जाएगा, ठीक है, राख उड़ जाएगा, लेकिन पूरा बर्न नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द मेटेराइट्स इज कॉल्ड एज मेटियोर। ये भी ध्यान रखना है। और ये ज़मीन पे जब गिरेगी तो एक होलो क्रिएट का गड्ढा बना देगा, जब इतनी ऊपर से इतनी स्पीड के साथ गिर रही होती है तो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, डू यू सी a whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night। क्लियर स्टारी नाइट में एक वाइट बहुत बड़ा सा बैंड आपको दिखेगा, आप लोग भी देखे होंगे, ध्यान देना। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये बेसिकली क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है मिलियन ऑफ स्टार का, यानी बहुत सारे स्टार का एक ग्रुप होता है। इस बैंड को ही हम लोग कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी का हम लोग पार्ट है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो दिस बैंड इज कॉल्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इसको छोटा कर दो, आप एनसीईआरटी में खुद भी देख लेना, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। बस ये हमारा ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंसेंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर
ऑफ ग्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज कॉल्ड एज आकाशगंगा। अब पुराने ज़माने में, एंसेंट टाइम में, इसको माना जाता था कि एक नदी बह रही है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इन एंसेंट टाइम इट वाज इमेजिन टू बी द रिवर फ्लोइंग इन द स्काई। इसलिए गंगा, आपको पता है गंगा नदी है, ठीक है, गंगा एक नदी है, रिवर है, और आकाश मतलब आसमान, इसीलिए इसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते थे, यानी कि अ रिवर और अ गंगा इन द स्काई। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा फैक्ट है। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि एक गैलेक्सी जो होती है ना, ये ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेज, यानी कि बहुत सारा बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, कुछ क्लाउड्स हैं, कुछ डस्ट है, कुछ गैसेज हैं, इसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टार्स है ना, बहुत सारे स्टार्स मिलकर के हमारा गैलेक्सी बनाता है, और कई गैलेक्सी मिलकर के फॉर्म करती है हमारी यूनिवर्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टार्स मिलकर के गैलेक्सी बनाता है, और कई गैलेक्सी मिलकर के हमारी बनती है पूरी की पूरी यूनिवर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टन बट वी आर नॉट सर्टन बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। यानी कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन हम श्योर है कि हम और आप इसके पार्ट हैं, ये कहा जा रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है, ये हम लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये एक फैक्ट है, आप ये देख लेना, और यहाँ पे एक चीज़ समझना, अर्थ है, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यानी कि यूनिवर्स का। सिंपल सी बात है, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम क्या है भाई, जहाँ पे सारे के सारे प्लेनेट, सन है, मून है, एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ये सारे सोलर सिस्टम में आती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है एक गैलेक्सी का एक पार्ट है, और कई गैलेक्सी मिलकर के यूनिवर्स बनता है, एक कोऑर्डिनेशन दिया है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसको सॉल्व तो नहीं करने वाले ऑब्वियसली, इसी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लेनेट और स्टार में डिफरेंस मेन जो है ना, स्टार के पास अपनी हीट और लाइट होती है, प्लेनेट के पास अपनी हीट लाइट नहीं होती है, और प्लेनेट स्टार के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम, अभी मैंने बताया था, सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो भी हमें नाइट स्काई में दिखती है, इंक्लूडिंग आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से आपको नाम बताना है। और वाई इज अर्थ इज कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट, क्वेश्चन आ गया, अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, बिकॉज इट हैज़ वाटर, ठीक है, यानी कि यह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हम लोग कह रहे हैं। ब्लू प्लैनेट में हम लोग वाटर बोल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पास लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे वाटर है हमारे पास, लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है, फेवरेबल कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। ये मैंने अभी बताया कि भाई जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में सेम टाइम लेती है ना मून, 27 डेज़ का, जिसके वजह से हमें एक साइड ही देख पाते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स का ही पार्ट हमारा गैलेक्सी है, हम लोग कह सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम है, सेलेस्टियल सारी बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं, सब यूनिवर्स का पार्ट है। अब ऑप्शन में हमें करेक्ट को टिक करना है। प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, वेनस है। विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब सन के बाद जो लार्जेस्ट नहीं, सॉरी, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट बोला है तो अर्थ है, मरकरी, वेनस, अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में हमारा है, ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन, सर्कुलर पाथ में नहीं करती है मूव, आपको पता है, रेक्टेंगुलर में नहीं तो इलोंगेटेड पाथ में, यानी कि इस तरह से कुछ मूव करती है, जो हेड शेप का जो पार्ट है ना, उसी पाथ में मूव करते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू दी ऑब्वियसली नॉर्थ। पोल स्टार का दूसरा नाम हमने रखा, बताया था आपको, हमने नहीं रखा, नाम है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार या पोल स्टार जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। और कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये मैं आपको कवर कर दूंगा उसके साथ, चूँकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, पहला वीडियो है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर स्पीड ज़्यादा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके जो MCQs जितने बन रहे होंगे ना इंपॉर्टेंट, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप भी NCERT लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, आप कहोगे तो मैं ये PDF बुक की आपको शेयर कर दूँगा चैप्टर वाइज, और लेकिन आप देखना हार्ड कॉपी ले लेना, हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़ना चाहो। तो कोई सजेशन हो तो देना, होपफुली की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।